नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हनु@स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे संविधान में इनकी चर्चा कहाँ की गई है। लेकिन उससे पहले हम बात इस पर करेंगे कि मूल अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी, अर्थात इनकी क्या आवश्यकता है। तो इसके बारे में हम कहना चाहेंगे, ये अधिकार राज्य के जो कठोर नियम होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं, अर्थात कोई कंपनी हो सकती है, केंद्र सरकार होती है। राज्य का अर्थ है यहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्टेट से नहीं है। यहाँ पे राज्य का अर्थ है कोई भी सरकार या कोई भी ऐसी कंपनी जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हो, तो उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनके खिलाफ व्यक्तियों के जो अधिकार होते हैं उनकी आज़ादी की रक्षा करना और देश में व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ये अधिकार आवश्यक हैं। तो ये सरकारों की तानाशाही को मर्यादित करते हैं। ये अधिकार सरकारों की तानाशाही को मर्यादित करते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि हमें किसी भी जगह आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता है। तो जैसे कोई स्टेट है, वो किसी दूसरे स्टेट के लोगों के लिए ये प्रावधान कर दे कि ये लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, ये दूसरे स्टेट से आए हैं और ये इनको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। तो इसमें क्या है, नागरिक के मूल अधिकार जो उसका आर्टिकल 19 के तहत आता है, निवास करने का अधिकार, उसका हनन हो रहा है। तो वो इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस नागरिक के अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इनकी बुनियादी रूप से ज़रूरत क्यों है। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा कहाँ की गई है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है, इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा ये जान लें कि सबसे पहले मूल अधिकारों का उपयोग कहाँ पे हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई थी ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। वहाँ पे इंग्लैंड में जो ये मैग्ना कार्टा है, इंग्लैंड का एक सरकारी परिपत्र है। उस समय सबसे पहले सन 1215 ईस्वी में 15 जून को यह पत्र जारी हुआ था और यह लैटिन भाषा में लिखा गया था। उस समय इंग्लैंड के एक राजा जॉन हुआ करते थे, जो जिन्होंने सामंतों को कुछ अधिकार दिए, कुछ कानूनी रूप से कुछ प्रक्रियाएं और वचन दिया और उस पर किसी एक दस्तावेज पर साइन किए, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। मैग्ना कार्टा को वहीं से मानवाधिकारों की बुनियाद रखने वाला दस्तावेज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड में इस प्रकार के किसी दस्तावेज की चर्चा की गई थी और वहीं से मानवाधिकार की बुनियाद रखने वाले दस्तावेज के रूप में यह प्रचलित हुआ। मूल अधिकार को संविधान गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारे संविधान है वो मूल रूप से 7 हुआ करते थे। जो स्टार्टिंग में हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे हमें। पहला था समता का अधिकार, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की गई है। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। तो अभी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल में 6 मूल अधिकार अवेलेबल हैं। तो मूल अधिकारों की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मूल अधिकार और कानूनी अधिकार, 2 शब्दों की मैंने बात करी। तो मूल अधिकारों को क्या है, कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार है उसको सरकार आपसे छीन सकती है कुछ पाबंदियों के तहत या कुछ समय के अनुसार।
अब इसके बाद हम बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। मतलब मूल अधिकारों में क्या खास है, क्या इसमें कुछ मर्यादाएं दे रखी हैं या कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। अर्थात कोई भी जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो असीमित नहीं है। असीमित का क्या अर्थ है, जैसे कि मुझे अगर मूल अधिकार प्राप्त हैं तो मेरे मूल अधिकार तब तक मुझे प्राप्त हैं जब तक मेरी वजह से किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन ना हो रहा हो या उसे कोई परेशानी ना हो रही हो। जैसे कि मुझे बोलने की आज़ादी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दूं या कुछ और उसके साथ अभद्रता के व्यवहार करने की कोशिश करूं, तो ये उसके अधिकारों का हनन है। तो ये उसको भी अपने सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अधिकार असीमित नहीं है, एक सीमित दायरे के तहत दिए जाते हैं लेकिन वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब क्या है, इस पर वाद विवाद किया जा सकता है। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इसके लिए न्यायालय जा सकता है और इस पर बहस की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं मूल अधिकार न्यायोचित हैं। ये नागरिकों को, जैसा मैंने अभी बताया, ये नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन हो। तो नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति मिलती है जब भी उसके मूल अधिकारों का हनन होता है। कोई भी मूल अधिकार हो, उसका अगर हनन हो रहा है तो वह सीधे उच्च न्यायालय में ना जा करके सीधे सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ये स्थायी नहीं है, अर्थात संसद इनमें कटौती या कम कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक से। मतलब जैसे कि पहले 7 अधिकार हुआ करते थे मूल अधिकार। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको संसद ने 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया और उसको कानूनी अधिकार में बदल दिया। तो इस पॉइंट से ऐसा साफ होता है कि संसद को इसमें कटौती या कम करने का अधिकार है, लेकिन ये ऐसे ही एक साधारण विधेयक से नहीं होगा। इसके लिए क्या है, संविधान में संशोधन के तहत ही इसको बदला जा सकता है। क्या आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी देश पे कोई परेशानी आ रही है या कहीं पे भी वाद विवाद हो रहे हैं, कहीं दंगा प्रसाद हो रहे हैं और वहाँ पे हम लोग अपने मूल अधिकारों का धरना लेके बैठ जाए कि हमें मूल अधिकार दो, हमें मूल अधिकार दो। तो ऐसी परिस्थितियों में संविधान में इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि जब आपातकाल की स्थिति होगी तो उस समय आपके मूल अधिकारों में कौन से आपको दिए जाएंगे, कौन से आपसे छीन लिए जाएंगे, क्या आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आपातकाल की स्थिति के लिए संविधान के आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं 2 के बारे में चर्चा करूँगा। अनुच्छेद 358 के तहत जब आपातकाल लगता है तो उस समय आर्टिकल 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब तक स्थगित किया जा सकता है जबकि युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा की गई हो। मतलब आर्टिकल 19 को विदेशी आक्रमण के समय या देश युद्ध कर रहा हो, देश युद्ध की स्थिति में हो, तो जो आर्टिकल 19 में जो 6 अधिकार हैं, एक वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, इसकी जो स्वतंत्रता है वो आपकी स्थगित की जा सकती है। इसके बाद जो अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है उसमें क्या है, आपका अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष के सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जो कहता है वो अब आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो ये जो अधिकार हैं इनको आर्टिकल 359 के तहत जब इमरजेंसी लगती है तो इनको छोड़ करके शेष अधिकारों का आपको हनन किया जा सकता है। इससे आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। तो हम पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या है? तो मैंने
में कई जगह इसमें राज्य शब्द का उपयोग किया हुआ है। तो राज्य व्यवस्था में या पॉलिटी में राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो आर्टिकल नंबर 12 के तहत परिभाषित की गई है कि राज्य क्या है आखिरकार। तो भारत की संसद या भारत की सरकार, राज्य की संसद, राज्य की सरकार और वहाँ की जो लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी में क्या आता है, नगर पंचायत, पंचायत और नगर पालिकाएँ और लोकल अथॉरिटी। तो इतनी जो संस्थाएं हैं और भी कोई संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं जैसे प्राइवेट कंपनी जैसे होती हैं, LIC है, ये सरकार के साथ मिलके काम करती है, ONGC है, सेल है, गेल है, ये जो कंपनियां हैं इनमें जो भी काम करते हैं लोग, तो ये कोई भी ऐसे, ये जो सारे मैंने बताए हैं ना, वो सब एक राज्य की परिभाषा के रूप में आते हैं। ये आर्टिकल नंबर 12 कहता है। आर्टिकल नंबर 12 एक्चुअल में हमारे को ये बताता है कि आखिरकार राज्य क्या है, राज्य में किस किस चीज़ को शामिल किया जाएगा। तो ये राज्य की परिभाषा बताता है। तो राज्य की परिभाषा जैसे मैंने बता दिया क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के असंगत या इनको कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो मूल अधिकारों के असंगत मतलब जो उसके लिए सही नहीं है, मूल अधिकारों के लिए सही नहीं है या उनको उनकी शक्ति को कम करते हैं मूल अधिकारों की, तो इस प्रकार की जो भी विधियाँ कोई भी सरकार बनाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो इस प्रकार की विधियाँ शून्य होंगी, अर्थात न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। न्यायिक समीक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट, SC का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसे प्रावधान कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती जो कि मूल अधिकारों के लिए हानिकारक हो। अगर ऐसा करती है कोई सरकार, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार देते हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत कि वो उसको अपने संज्ञान में लेकर उस प्रकार के कानून को शून्य कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो पहला अधिकार था, समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक जो व्याख्या दी गई है। अब इसमें डिटेल में बात करें, आर्टिकल नंबर 14 क्या है, कानून के समक्ष एवं कानूनों का समान संरक्षण। मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं तथा सभी लोगों को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। कोई भी हो, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला या फिर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके लिए यहाँ पर कानून की व्यवस्था एक समान है। ये वाला आर्टिकल नंबर 14 बताता है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 15, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी के साथ इस चीज़ के आधार पर, धर्म के आधार पर या वंश के आधार पर या उसकी जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है, तो वह उसके खिलाफ अपनी अपील दायर कर सकता है अपनी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ये भेदभाव कैसे किया जा सकता है, भेदभाव करने के लिए क्या है, किसी धर्म को जैसे ये बोल दे कि ये इस धर्म के लोग हैं, ये यहाँ पे नहीं कर सकते कुछ भी। तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 15, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन का अर्थ होता है लोक नियोजन का अर्थ होता है जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उनमें सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद ये भी है कि कुछ ऐसे भी प्रावधान है जहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इससे क्या है, ये थोड़ा सा विभेद उत्पन्न करता है। तो लेकिन वो भी संविधान के तहत दिया हुआ है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत एवं ऐसे आचरण को रोकना। छुआछूत का अंत, समाज में ये दोहरा व्यवहार होता है। जो शेड्यूल कास्ट के या लो कास्ट के लोग होते हैं, उसको जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार रखते हैं। मतलब उनसे हाथ नहीं मिलाना, उनसे दूर रहना। जब भी वो जैसे कोई लो कास्ट का आपके घर पे या किसी के घर पे जाता है एक अपर कास्ट वाले के पास, तो वह उसको अपने बराबर में नहीं बिठाते हैं। उसके लिए कोई अपने बर्तनों को, जैसे चाय पानी पिलाना होता है, तो अपने बर्तनों को यूज नहीं करने देते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमारे समाज में वो
भेदभाव करती है। लेकिन हमारा आर्टिकल कहता है इस चीज़ का अंत होना चाहिए। जो इस प्रकार का आचरण करता है उसको रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 17 दिया हुआ है। अगर कोई चाहे तो इसका प्रयोग कर सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 18, सेना और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर उपाधियों का अंत। इसमें हम बात करेंगे जैसे कि सेना है, सेना में क्या है, उपाधियां दी जाती है। उपाधियां मतलब पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, नौसेना मेडल, सेना मेडल, ये सब क्या है, अधिकार, ये सम्मान दिए जाते हैं। और विद्या के संबंध में भी दिए जाते हैं। विद्या का अर्थ ये नहीं है, विद्या का अर्थ आता है स्किल भी। जो अगर किसी के अंदर स्किल है, कोई स्किल के आधार पर किसी को पुरस्कार मिल रहा है, तो वो सब वो सब क्या है, कानूनी रूप से वो मान्य है। लेकिन इन सब को छोड़ करके हमारे यहाँ पे उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों पर रोक लगाई गई है। उपाधियाँ क्या हैं, जैसे कि पहले के समय में क्या हुआ करता था कि राजा महाराजा हुआ करते थे, तो ये उस टाइम पे क्या है, उपाधियों के रूप में जानी जाती थी। तो इस प्रकार की उपाधियों का अंत किया है। उससे क्या है, समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। कोई किसी को महाराज कहना, किसी को राजा कहना, और किसी को सामान्य पुरुष है, कोई सामान्य नागरिक है, तो उसमें और राजा महाराजाओं में भेदभाव हो गया। ये समाज में एक भेदभाव की धारणा उत्पन्न करते थे। तो इस चीज़ का आर्टिकल 18 के तहत अंत किया गया है। तो यहीं पे मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ, और इससे आगे आने वाले आर्टिकल्स को मैं अगले पार्ट 2 में लेके आऊँगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल hanu@study एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और अब आपसे कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।